क्या इस देश के अंदर चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहे हैं? ईवीएम हैक हो सकता है, नहीं हो सकता है, वोट चोरी हो रही है, नहीं हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर आज बात होगी। हमारे साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब हैं। मनमोहन सिंह जी ने आत्महत्या कर लूंगा ये बात आपसे क्यों कही? जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द कंट्री कि प्रधानमंत्री को हम इतना कॉर्नर करें। मायावती जी अपने दो नोएडा में और लखनऊ में बड़े बड़े पार्क बना रही थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे स्टेचूज बनाए हाथी के और खुद अपने। इस पार्क में पैडलॉक 500-500 रुपए का ताला लगा दे 1000 रुपए में प्रॉब्लम सॉल्व। और फिर हमने चलते चलते कि साहब आप आए किस तरह, मतलब अपने प्लेन में, मतलब 16 लाख रुपए का बिल देते जाइए कि साहब आप सर ने अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए सरकारी प्लेन इस्तेमाल किया, बिल रख दीजिए। एक सभा वीरभद्र सिंह। क्या ऐसा होता है इलेक्शन कमीशन सरकार के हिसाब से चुनावी डेट तय करती है? ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं ना, आई होप विद रेफरेंस टू माय टेन्योर कर रहे हैं। अभी क्या होता है मुझे अंदर नहीं मालूम। सर आप दोनों बता दीजिए, आपके समय क्या होता था और अभी आपको क्या लगता है? ठीक है, सरकार क्या ये संभव है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग मिल के जो है वो खेल कर दें और इतने फोर्सेस तैनात कर दें और चुनाव कोई प्रभावित हो जाए? पर ये क्या संभव है कि सेंट्रल फोर्सेस जाएं और लोगों को भगा दें? नहीं, सेंट्रल और स्टेट दोनों फोर्सेज ये कर सकती हैं। ईवीएम तो भाई गाड़ियों में जाते हैं, बीच में कहीं रास्ते में ईवीएम चेंज कर देती है बीजेपी, क्या ये संभव है? देखिए, ईवीएम जब चलती है तो हमारे जो प्रोटोकॉल है कि वहां से क्या ये इलेक्टोरल रोल में वोट चोरी हो सकती है? 2024 में जो इलेक्शन हुआ जिससे सरकार बन के आई है, इसी रोल से बना था। तो रोल खराब था कि ठीक था? अगर खराब था तो ये सरकार को ठीक है घर भेज दीजिए कि दोबारा इलेक्शन कराएंगे। 99% जो है वो इलेक्टोरल रोल सही ही है। तो इतने राज्यों में जहां जहां एसआईआर हो रहा है, इतने लाखों करोड़ों नाम कैसे कटे? नहीं, तो उसमें तो ठीक तरह थोड़ी कटे। उसमें तो ऐसे भी कटे कि जिनको मुर्दा दिखा दिया वो सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हुए कि मैं जिंदा हूँ। उनकी संख्या इतनी तो नहीं है। ये नहीं, लेकिन एक भी है अगर संख्या है तो दैट मीन ये गलत, कुछ गड़बड़ है। पर तो वो लॉजिक तो इस पे भी लगेगा सर कि अगर एक भी गलत है तो वो भी हटना चाहिए। नहीं, मुझे तो है बिल्कुल एक एक साफ हटना चाहिए। कोई बाप दादा कभी वगैरह लेके आइए, ये लेके आइए, वो लेके आइए, उसके बाद तो परफेक्ट रोल होना चाहिए ना। बिल्कुल। इस सब के बाद अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर कब परफेक्ट होगा? 90% जो सही थे वो नाम हट गए। तो क्या उन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त या इलेक्शन कमिश्नर जो रहे उन पे कोई एक्शन हो रहा है कि उनके राज्य में इतने सारे गलत नाम कैसे थे? वेरी गुड क्वेश्चन कि हमसे भी पूछा जाए कि जी इतने नाम आपके गलत कैसे आ गए। बिल्कुल ठीक है। तो जो एक्सरसाइज 20 साल से चली आ रही थी हमने वो कंटिन्यू की। नहीं, पर उसमें सवाल ये कि आपने क्यों नहीं किया, ये पूछा जाएगा। ये तो इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, ये तो मुस्लिम कमिश्नर थे। तो ये तो लोग सवाल पूछेंगे ना कि भाई ये प्रक्रिया क्यों नहीं हुई उस जमाने? नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे बेहतर ढंग से देख पाएं, बृहद तौर पर समझ पाएं। और आज टॉप एंगल में हम इस देश की पॉलिटिक्स का जो केंद्र बिंदु एक तरीके से आप कह सकते हैं, जहां से सब कुछ चलता है या इस देश का लोकतंत्र चलाने में उसकी बड़ी भूमिका है, उसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। क्या इस देश के अंदर चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहे हैं? ईवीएम हैक हो सकता है, नहीं हो सकता है, वोट चोरी हो रही है, नहीं हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर आज बात होगी। साथ ही ये बातचीत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जो बने तो कांग्रेस के राज में मुख्य चुनाव आयुक्त, लेकिन उन्होंने उनके ही लोगों पर ऐसे ऐसे एक्शन लिए कि उन्हें एरोगेंट कहा जाने लगा, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार की खुलकर आलोचना करते हैं, लेकिन पीएम उन्हें अगर इलेक्शन समझना हो तो गो टू मैन कहता है। यानी उनका अनुभव, उनकी समझ, उनके बहुत सारे मेमोयर आप कह लीजिए जो हमारे लिए आज इस पॉडकास्ट में बहुत काम आने वाले हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अब ये जीवन जो है इलेक्शन ना कराकर कैसा गुजर रहा है आपका? नहीं, मैं लिखने पढ़ने में इतना मसरूफ रहता हूँ कि इतना बिजी तो मैं सर्विस लाइफ में भी नहीं था जितना अब हूँ। मैं आपको बताऊं सर की एक किताब भी आई है, इंडिया एंड आई, और ये किताब अभी अभी आई है, लेकिन सब जगह हेडलाइन भी बन गई। आपने इसमें बहुत कुछ ऐसा लिख दिया है क्या जो हंगामा खड़ा करेगा या कर रहा है? नहीं, काफ़ी, चूँकि इसमें 40 साल के मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और ये 100 रैंडम मेमोरीज हैं। मेमोइर्स, ऑटोबायोग्राफी नहीं है ये। जो मुझे कुछ अच्छे वाक़यात, इंटरेस्टिंग वाक़यात याद रहे वो मैंने इसमें मेंशन किए।
उनमें से 2-4 ऐसे हैं कि जिसमें लोगों को बहुत दिलचस्पी हुई, इस वजह से ये किताब एकदम खूब मशहूर हुई। एक तो जो बड़ी चर्चा का विषय बना कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने आपसे कह दिया किसी विषय को लेकर कि भाई मैं तो सुसाइड कमिट कर लूँगा। वो वाकया क्या था, पहले वहीं से शुरू करते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने आत्महत्या कर लूँगा ये बात आपसे क्यों कही? देखिए, जैसे आपने अभी अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में ठीक बोला कि आई वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे विच वाज कांग्रेस। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सपेक्टेशन ये है कि एक दफ़ा आप अपॉइंट हो जाएं तो सरकार आपको से बात भी नहीं कर सकती, फासला रखेगी, या आपको उससे फासला रखना है और आपको हटा नहीं सकती, आपको कुछ आदेश नहीं दे सकती। ऐसी सूरत में एक ऐसा वक्त आया कि जब हमने यूपी के इलेक्शन उस वक्त हो रहे थे 2012 के, कि 4 कांग्रेस के मंत्रियों को हमने चार्जशीट किया था, क्योंकि ये कि जी कांग्रेस ने हमको अपॉइंट किया अब हम इनको बख्श देंगे, ये तो हमारा कल्चर था नहीं, ये ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमको ये इजाज़त थी। और उन चारों में एक लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड सलमान खुर्शीद साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन इलेक्शन के इस बीच में जैसे चुनावी जुमले जो एक मशहूर हो गया, एक मुसलमानों को आरक्षण देंगे उस पर कि मुसलमानों का आरक्षण हम बढ़ा देंगे, 4.5 से 9 कर देंगे, वो जब उन्होंने अपनी वाइफ के इलेक्शन मीटिंग में बोला तो अपोजिशन ने, बीजेपी ने पर्टिकुलरली फ़ौरन लिखित कंप्लेंट की। हमने दूसरी पार्टी को नोटिस दिया कि भाई ये कंप्लेंट आई है, जवाब दो। उनके जवाब आए, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। फिर हमने उनको हियरिंग दी तो दोनों तरफ से 5-5, 10-10 टॉप लॉयर्स आए और उन्होंने 3-4 दिन आर्ग्यूमेंट्स की और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये तो वाकई उल्लंघन तो है, क्योंकि मॉडल कोड जब लागू हो जाए तो आप कोई नई अनाउंसमेंट का बढ़ा देंगे, कोटा बढ़ा देंगे, ये नहीं कर सकते। इस बीच आपको सलमान खुर्शीद का कोई फ़ोन वोन कभी आया, चूँकि आपके दोस्त भी थे? बाद में क्या? नहीं, उस वक्त जब वो नहीं केस नहीं चल रहा था? नहीं, उस वक्त तो वो बिल्कुल रिसीविंग एंड पे थे। अच्छा। तो लॉ मिनिस्टर थे और लॉ मिनिस्ट्री हमारी नोडल मिनिस्ट्री के, हमारे जो पार्लियामेंट में बजट पास कराते हैं वही करते हैं, और हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अगर कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं वो भी उनके थ्रू होती है। लेकिन वो अपनी जगह, लेकिन हमारी इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी अपनी जगह, तो वो उनके लिए कोई स्पेशल लॉ तो था नहीं, तो हमने उनको सेंश्योर किया। मॉडल कोड में आप कोई फ़ाइन नहीं कर सकते, कुछ और सज़ा नहीं दे सकते, आप सिर्फ चेतावनी या सेंश्योर कर सकते हैं। तो हमने उनको कन्विक्ट किया और उसकी सज़ा सेंश्योर डिक्लेयर की और उनको सेंश्योर किया। उसके बाद उनके कुछ कोलीग्स और वो ख़ुद भी ज़रा लूज टॉक है कि ये इलेक्शन कमीशन अपने को क्या समझती है और ये CEC अपने को क्या समझता है, कुछ इस किस्म की लूज टॉक ज़रा ज़्यादा ही शुरू कर दी। तो मैं उनके मनमोहन सिंह जी के मीडिया एडवाइज़र थे हरीश खरे, वो सोशली कहीं मिले, उनको मैंने कहा कि देखो तुम्हारे जो लीडर्स इस किस्म की बात कर रहे हैं ये बहुत अनुचित है, और अगर ये चीज़ मैं मीडिया को बता दूं तो आपको मुँह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। घबराए, कहने लगे मैं ये PM को बता दूं। मैंने कहा PM की ही कानों के लिए गोश गुजार कर रहा हूँ मैं कि वो उनको पता लगे। तो अगले दिन PM का एक फ़ोन आया मुझे इंटरनल एक्सचेंज पे कि कुरैशी साहब मैं आपसे फ़ौरन मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा सर आप हुक्म दीजिए। नहीं आप बताइए। मैंने कहा सर आप प्रधानमंत्री हैं, आप जहाँ कहेंगे जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। शाम को 7 बजे उनके घर पे तय हुआ। मैं गया, गेट दरवाजे पे खड़े हुए वेट कर रहे थे। जो उनका अंदाज़ है वो हर गेस्ट को दरवाजे पे रिसीव करते हैं, सी ऑफ करते हैं। जैसे ही मैं बैठा तो उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब मुझको हरीश ने बताया कि जो आपने हमारे लीडरों की लूज टॉक के बारे में बात की, अगर आप ऐसा समझते गोया है कि मैं भी लूज टॉक में हूँ तो मैं तो सुसाइड कर लूँगा। तो मैं तो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो मैं घबराया। मैंने कहा कि सर ये आपके लिए पे इल्ज़ाम नहीं था, ये तो आपके जो लोग ये कर रहे हैं, आपके लिए तो मैसेज ये था कि प्लीज़ आप उनको रोकिए। तो कहने लगे मुझे नहीं मालूम था, मुझे पता होता तो मैं उनकी खबर लेता। लेकिन 15-20 मिनट लगे उनको काम डाउन करने में। फिर कह लेंगे कभी भी कोई शिकायत हो तो आप टेलीफोन उठाइए, मुझे सीधा मुझे फ़ोन कीजिए। अच्छा, वो मनमोहन सिंह जी इतनी इज्जत करते थे इलेक्शन कमीशन की पब्लिकली, और बार बार मैंने खुद 50 बार उनसे के मुँह से सुना, जब भी हम कोई सोशली तो नहीं, ऑफिशियल फंक्शन में, सेरेमोनियल फंक्शन में मिलते थे,
ये कुरैशी इलेक्शन कमीशन की वजह से पूरी दुनिया में इंडिया की इज्जत है। अगर किसी एक चीज़ से हम जाने जाते हैं तो हमारी डेमोक्रेसी, हमारे इलेक्शन सिस्टम है, और तुम लोगों पे हमको फ़ख्र है कि तुम देश के लिए एक सॉफ्ट पावर तुम्हारी है जो तुम जो यूज़ करते हो, तो हम तो गर्व करते हैं। तो मैंने कहा सर आप गर्व करते हैं लेकिन आपके जो लोग हैं वो हमको बुरा भला कह रहे हैं, और उससे हमारी क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ता है, इसलिए आप उनको रोकिए। तो बस वो ये इतना तो सेंसिटिव। अब आपको ये वाकई उनको सुन के लगा कि उनको नहीं पता था, या फिर उनको नहीं, बाद नहीं, में नहीं, नहीं, ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन से भिड़ना ठीक नहीं है तो थोड़ा सेटल कर ले नहीं, मामला? नहीं, नहीं, नॉट एट ऑल। वो बहुत ईमानदार आदमी थे, शरीफ आदमी थे। उनको पता ही नहीं था, वो हर चीज़ वहाँ तक थोड़ी पहुँचती है। तो और फ़ौरन उन्होंने उसके बाद वो सारी जो क्रिटिसिज्म होता था वो बंद भी हो गया। तो उन्होंने उनको अपने मंत्रियों को रोक टोक की होगी खूब अच्छी तरह। द फैक्ट कि उन्होंने को प्रिटेंड किया, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। आप जब पीएम से मिलने जा रहे थे तो आपको अंदर थोड़ी इस बात की घबराहट थी कि कल को ये खबर बाहर आई गई मीडिया में कि मैं पीएम से मिल रहा हूँ, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ, कल को ये ना हो कि क्या सरकार और चुनाव आयोग की सेटिंग गेटिंग हो रही है, ऐसा कुछ तो नहीं हो नहीं, नहीं, जाएगा? नहीं, नहीं, ये वो कॉन्टेक्स्ट देखिए ना, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं, वही। कॉन्टेक्स्ट तो आपको पता था, हाँ, मीडिया में खबर हाँ। आती तो शायद उस तरह नहीं, से ना नहीं, तो पता लेकिन होता। मीडिया में फिर खबर पूरी आती। हाँ। फिर पूरी आती है तो मैंने इससे पहले इसका ज़िक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द कंट्री कि प्रधानमंत्री को हम इतना कॉर्नर करें कि वो ऐसा कहने पे मजबूर हो जाए। तो इस वजह से भी इससे पहले 15 साल में कभी उसका ज़िक्र नहीं किया, और उनको भी एम्बैरेसमेंट होती है कि उन्होंने अपने एक सेंसिटिव मोमेंट में कहने को तो कह दिया, लेकिन उनको बार-बार ये चीज़ याद दिलाई जाती तो उनको उसके बाद आप फिर पीएम से कभी मिले अपने कार्यकाल के दौरान? कार्यकाल के दौरान मेरे ख्याल से शायद नहीं, क्योंकि फरवरी में था और मैं जून में रिटायर हुआ। एक आध बार जो कोई फॉरेन गेस्ट वेस्ट आते थे तो उनके लिए सेरेमोनियल डिनर विनर होते थे, बैंक्वेट होते थे, उनमें मुलाकात होती तो शायद एक आध बार हुई भी हो। लेकिन वो जैसे रिस्पेक्टफुल और अफेक्शनेट थे वो पहले भी थे और बाद में भी थे। और उसके बाद आप अपने चूंकि आपकी मित्रता भी थी तो सलमान खुर्शीद से मिले तो उन्होंने कभी कहा कि भाई इतना सख्त स्टैंड क्यों ले कभी लिया? नहीं, कभी कभी नहीं कहा? नहीं, कभी नहीं। उनसे मेरे पहले भी वो दोस्त थे, बाद में भी दोस्त थे। बहुत शरीफ और जेंटल किस्म के आदमी हैं। उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, और क्योंकि उन्हें भी ये अंदाज़ा था कि भाई ये जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के डिस्चार्ज में अगर ये कहा जा रहा है तो क्या करें भाई। अपोजिशन पार्टी ने शिकायत की, हमने नॉर्मल लीगल प्रोसीजर ही तो फॉलो किया, इसलिए उनको इसमें कोई शिकायत का कोई मौका तो था नहीं। क्या आपको आपके आसपास के लोगों ने, वैसे बॉस को कहना थोड़ा मुश्किल होता है, पर किसी ने कभी कहा कि सर थोड़ा आप ज़्यादा सख्त हो जा रहे हैं? जैसे एक तो आपने खुद ही बताया कि कांग्रेस के लोगों को आपने जो है वो चार्जशीट किया, दूसरा एक वो मायावती वाला बड़ा विवाद रहा कि आपने जो हाथी की मूर्तियां थी वो ढकवा दी कि ये मैसेज ठीक नहीं जा रहा है, तो लोगों ने तब क्रिटिसाइज़ किया आपको कि फिर कमल भी ढकवाइए, फिर साइकिल भी ढकवाइए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। कभी आपको ऐसा लगा कि आप थोड़ा ज़्यादा सख्त हो रहे हैं या कुछ अलग जा रहे हैं? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं लगा, बल्कि जो मैं वो करता था, एक तो हम 3 मेंबर कमीशन है और तीनों यूनानिमस हम फैसला करते थे। हालांकि हमारा प्रोसीजर ये है कि मेजॉरिटी से फैसले होने चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी का हम तो तीनों एक आवाज़ होके ही फैसले करते थे। तो मेरे 300 कोलीग, क्योंकि वो इसे गुड चेक, अगर मैं समझूं कि कोई काम करना चाह रहा हूँ, वो कहें कि ये ठीक है, नहीं है, ये ज़रा ज़्यादा सख्त है, तो वो मॉडरेट करने के लिए हमेशा मौजूद थे। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम ड्यूटी से कोताही करूँ कि साहब चूँकि लॉमिनेटर हैं और उनको वो उल्लंघना की उनको नोटिस न दूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता था। तो और वो लोगों को मालूम था, बल्कि प्रशंसा करने वाले ज़्यादा थे, बल्कि कई लोग तो ये भी कहते थे कि आप कांग्रेस पे ज़्यादा सख्त हैं। और जो उसकी वजह भी थी, मेरा एक चैप्टर इसमें ये लिखा है कि मेरी ये पॉलिसी थी, डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि मैं ऑपोजिशन को ज़्यादा फेवर करता था, क्योंकि सरकार के लंबे हाथ होते हैं। सरकार के तो हमने रेगुलेट करके रखना होता है, तो उनके तो नकेल बांधनी होती है, और अपोजिशन बेचारे पावरलेस होते हैं, इसलिए उनकी सपोर्ट करना, उनको की हैंड होल्डिंग करना ज़रूरी होता है। तो मेरी इंस्ट्रक्शन टू द एंटायर स्टाफ ऑफ माइन ऑल ओवर द कंट्री कि भाई देखो, तुम्हें अपोजिशन के लिए अपने सारे दरवाजे खुले रहने चाहिए। वो कभी अपॉइंटमेंट मांगे उसमें संकोच नहीं, कल की मांगे तो आज दो, आज की मांगे तो अब दो।
तो उनका फेथ, उनका ट्रस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मेरी पॉलिसी ही थी। तो ये मायावती वाला किस्सा जब हुआ, उस दौरान का कुछ वाकया हाँ आपको जी, नहीं मायावती वाला किस्सा भी आप ठीक कह रहे हैं कि अगर किसी एक चीज़ पे मेरे पे क्रिटिसिज्म होता, मेरे दोस्तों ने भी, वेल विशर ने भी क्रिटिसिज्म किया था विदाउट नोइंग कि क्या बैकग्राउंड है, कि यार ये तुम्हारा सिर्फ ये फैसला हमें कंट्रोवर्शियल लगा, तो उनको फैक्ट्स मालूम नहीं थे। फैक्ट क्या थे कि जब मायावती जी अपने दो नोएडा में और लखनऊ में बड़े बड़े पार्क बना रही थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे स्टेचूज़ बनाए हाथी के, तो और ख़ुद अपने, तो हाथी उनके पार्टी का सिंबल है। तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि जी ये हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं सरकारी खर्चे पे एक पार्टी का सिंबल को प्रमोट करने के लिए, इसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हज़ारों करोड़ जो है खर्चे की बात बाद में देखेंगे, जो सिंबल को फ्रीज़ करने का मामला है वो इलेक्शन कमीशन को हमको रेफ़र कर दिया कि इस पे आप फैसला कीजिए, क्योंकि वो हमारा जुरिडिक्शन ही था। तो अगेन हमने उसकी जो से क्वाज़ी जुडिशल कार्रवाई की। हमारे यहाँ एक अदालत है इलेक्शन कमीशन, उसमें हम बैठते हैं, वो सारे वकील आके उन्होंने अपनी अपनी आर्गूमेंट दी और हमने ये आई वॉज नॉट ट्रिगर हैप्पी। जैसे आप जनरल इंप्रेशन दे रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सख्त था, मैं बहुत ज़्यादा सख्त टेम्परामेंटली मैं हुई नहीं, बहुत नरम हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम उसूल का आदमी हूँ, तो उसमें कोई लंघना होती है तो मैं एक्शन लेता था। तो मैंने उसमें ये फैसला किया हम तीनों ने मिलके कि हम हालांकि हम चाहते तो सिंबल फ्रीज कर सकते थे, अच्छा केस था फिर, लेकिन 15 साल से वो सिंबल थी, लोगों को पहचानी थी, कन्फ्यूजन होता, तो हमने उनको सिंबल फ्रीज न करने का फैसला किया। लेकिन उसी फैसले में जो हमने सुप्रीम कोर्ट को भेजा, उसमें एक पैराग्राफ 45 पैरा का था शायद, उसमें से एक पैराग्राफ हमने बोल्ड में लिखा। नॉर्मली जुडिशल ऑर्डर को आप हम किसी कोई पैरा बोल्ड में नहीं लिखते, हमने बोल्ड में लिखा कि हम फ्री सिंबल तो फ्रीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब करने का मामला है, जब इलेक्शन आएगा उस वक्त हम ज़रूर कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। ये आपने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया? 3 महीने पहले हमने ये चेतावनी सबको दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कमेंट नहीं की, बीएसपी ने उस पर कोई कमेंट नहीं की कि भाई ये क्या कह गए, ये कहते, उन्होंने कोई कमेंट नहीं की। अब जब हमारा वक्त आया तो हम क्या करें। फैक्ट ये है कि सरकारी खर्चे पे वहाँ पे बड़े बड़े हाथी लगे हुए, तो समाजवादी पार्टी पेश हुई कि साहब आप हमारे उतने बड़े बड़े जो वो लगे हुए हैं पेडेस्टल, उसके ऊपर हमारी साइकिल भी लगाई है सरकारी खर्चे पे। फिर कांग्रेस वाले आए कि साहब हमारा पंजाबी लगाई है, तभी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। बात सबकी ठीक थी, तो हमने इस पर गौर किया कि क्या करें, क्योंकि कुछ तो करना है, हमने अपनी जुडिशल ऑर्डर तक में लिख रखा है। तो हमने ये फैसला किया कि इन सिंबल्स को अगर हम कवर करा दें तो बात हो जाती है। और उसके हमारे पास एक मिसाल भी थी कि जब भी इलेक्शन होता है तो हम जिन कैलेंडर पे प्रधानमंत्री का और गवर्नर का और गवर्नर का नहीं, चीफ मिनिस्टर के फ़ोटो होते हैं, वो सब सारे हटाते हैं। उनके होर्डिंग पूरे हिंदुस्तान में होती है, वो हटाते हैं। वाजपेयी जी की थी पूरे हिंदुस्तान में हाईवे पे लगी हुई थी, वो सब हमने हटाई थी, हमेशा हटाते हैं। तो इसी तरह इस सिंबल को उस इलेक्शन के दौरान हटाने कैसे करें, तो हम इसको कवर कर देते हैं। हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग दूसरा ऑप्शन था, हमने इसको स्टडी किया है कि हम लोग कोई चीज़ बेवकूफ़ी में नहीं करते। हमने कहा कि साहब अगर हम दो पार्क की तो बात है, इस पार्क में पैडलॉक 500-500 रुपये का ताला लगा दें 1000 रुपये में प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन उस वक्त हमारे लीगल ओपिनियन यह हुई कि भाई ये तो फंडामेंटल राइट टू वॉक लोगों का डिस्टर्ब हो जाएगा, वो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने उसको रिजेक्ट किया। फिर मैंने कहा अच्छा इसको हम ढक देते हैं, कवर से ढक देते हैं। कवर ढकने में कितना पैसा लगेगा, उसमें भी लोग कहते हैं सैकड़ों करोड़, सिर्फ 2 लाख खर्च हुए थे। और वो भी किस तरह हमने कैलकुलेट किया, हमने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन को लेटर लिखा कि साहब आप हम मंडियों में, जब हमेशा फील्ड में होते तो मंडियों में जाते थे, वहाँ पे बरसात के ज़माने में अनाज के जो स्टॉक होते हैं उनको कवर करते हैं प्लास्टिक से, तो इसी साइज़ के वो होते हैं कवर। तो हमने कहा कि उस कवर की कितनी प्राइस है, उन्होंने पूरी स्पेसिफिकेशन, इतनी मोटाई का, इतनी थिकनेस का, इतने दिन चलने वाला, ये करने वाला, कोई 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 2000 का, सारे मिला के कोई 2.5 लाख पौने 3 लाख का खर्चा था। सरकार हमको कोसने लग जाए ना, दैट मीन्स हम अच्छा काम कर रहे हैं।
ऑपोजिशन अगर हमें कोस रही हो तो दैट मीन्स हम वी आर फेलिंग इन आवर ड्यूटी। तो मैंने जैसे बताया कि हमारी तो पॉलिसी ये थी कि ऑपोजिशन को प्रेफरेंस देना है, सरकार पे अंकुश लगाना है, क्योंकि वो उसकी टेंडेंसी टेम्पटेशन होती है जो चाहो कर डालो। बल्कि एक दफ़ा एक चीफ मिनिस्टर, हमने उनका इलेक्शन हिमाचल की बात है जल्दी अनाउंस कर दिया 3 महीने पहले। उसकी वजह थी, उसके लीगल बैकग्राउंड था कि वो लाहौल स्पीति किन्नौर वगैरह में बर्फ़ पड़ती थी फरवरी के महीने में, तो वो लोग सरकार बन जाती थी, वहाँ एमएलए ही नहीं होते थे। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हम पार्टी से पूछें, हम नतीजे पे पहुँचे कि वहाँ तो हमें 15 नवंबर से पहले कराना ही चाहिए, हमने ऑर्डर कर दिया। तो उस पर सरकार नाराज़ हुई, बल्कि वो हमसे लड़ने के लिए दिल्ली पहुँचे चीफ मिनिस्टर साहब कौन सा चीफ? वीरभद्र सिंह वीरभद्र साहब से, अपनी कुछ कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, साहब आपने ये जल्दी कर दिया तो गलत है, तो हमने आप इसको डिले कीजिए, क्योंकि उन दिनों वो वर्ल्ड बैंक गए हुए थे, वहाँ से कुछ स्कीमें जिससे वो अनाउंस करते तो उनके वोट बढ़ जाते। तो हमने कहा वो तो हमारा कंसिडरेशन नहीं है, हमने तो इसको, देखो लीगल बैकग्राउंड है, आपकी पार्टी ने लिख के दिया है कोर्ट को भी हमको भी कि हाँ जी ये इलेक्शन फरवरी के बजाय नवंबर में होने चाहिए, तो हमने नवंबर में कर दिए। तो और फिर हमने चलते चलते कि साहब आप आए किस तरह, मैंने कहा अपने प्लेन में, मैंने कहा 16 लाख रुपए का बिल देते जाइए कि साहब आप सर ने अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए सरकारी प्लेन इस्तेमाल किया, बिल रख दीजिए। एक दफ़ा वीरभद्र सिंह बाद में कभी मुलाकात हुई सोशली, तो उन्होंने कहा कि देखो तुमने बड़ी ज्यादती की थी मुझ पर, चलो इलेक्शन तुमने पोस्टपोन नहीं किया वहाँ तो मैं मान लूँ, लेकिन वो जो मुझ पर जुर्माना लगाया था वो मैं कभी नहीं माफ़ करूँगा। उन्होंने कहा था वो जुर्माना नहीं था, वो तो हमने एक रूल था इम्प्लीमेंट किया कि आप सरकारी काम से आइए तो आइए, लेकिन आप पर्सनल काम से या पॉलिटिकल काम से इलेक्शन के दौरान सरकारी ट्रांसपोर्ट और सरकारी फैसिलिटी नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, ये जो अभी चूंकि आप ये किस्सा सुना रहे हैं तो मुझे ध्यान आया कि इस इलेक्शन में भी ऑपोजिशन ने एक बात उठाई थी कि पीएम जो है वो जा रहे हैं और वो पीएम के लिए जो प्लेन है उससे जा रहे हैं, तो ये तो एमसीसी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। तो क्या प्रधानमंत्री के लिए भी ये नियम होता है, या प्रधानमंत्री जो है वो अपना जो उनका विमान, क्योंकि उनका विमान स्पेशल होता है, सिक्योरिटी की कंसर्न होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं? नहीं, एग्जैक्टली ये चीज़ पे बड़ी डिस्कशन इस पर कई बार रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी एक ऐसा इश्यू है जिसको हम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते, ना होने दे सकते। तो उस वक्त फैसला ये किया गया था कि वो एयरफोर्स के प्लेन में जाएंगे जिसका बिल होगा 500 करोड़ 1000 करोड़ हुआ करे, हम उनसे सिर्फ एक प्लेन टिकट का 500 रुपये लिया करेंगे, या जितना भी टिकट होता है अच्छा। वो देंगे, क्योंकि पर्सनल काम से जा रहे हैं। हम्म। लेकिन सिक्योरिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं की जा सकती, तो उनके साथ डॉक्टर जा रहे हैं, सिक्योरिटी जा रहा है, सब पे कोई पाबंदी नहीं। तो आप दो महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई भी कोई भी प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री, अगर वो इलेक्शन के समय अपने जो डेजिग्नेटेड प्लेन है सुरक्षा के लिहाज से उससे अगर जा रहे हैं, तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है। और चुनाव आयोग ने नियम बना रखा है कि वो एक पैसेंजर का जो टिकट होता होगा उसका पैसा चुनाव आयोग को भर देंगे। बात देंगे। ओह, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये लोगों को नहीं पता थी, इसलिए मैंने कहा कि आज बहुत सारी अच्छी चीज़ें पता लगने वाली हैं। थोड़ा लोगों का कई चीज़ें सोशल मीडिया पे चलती हैं, पता ही नहीं चलता कि उसकी सच्चाई क्या है। दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ, जो आपने कहा कि अभी हिमाचल का इलेक्शन आपने पहले कराया तो वीरभद्र जी नाराज़ हो गए। एक आरोप ये भी लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार के हिसाब से डेट तय करता है, उनकी सहूलियत के हिसाब से फेजेस तय कर देता है कि नहीं 5 में करो, नहीं 4 में करो। क्या ऐसा होता है? इलेक्शन कमीशन सरकार के हिसाब से चुनावी डेट तय करती है? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना, आई होप विद रेफरेंस टू माय टेन्योर कर रहे हैं। अभी क्या होता है मुझे दोनों कर अंदर नहीं दीजिए सर, मालूम। आप दोनों बता दीजिए, आपके नहीं, समय क्या होता था और अभी नहीं। आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार की सुविधा का तो कोई मतलब ही नहीं, हम्म। टोटल डिस्क्रेशन, टोटल पावर ये इलेक्शन कमीशन की है। लेकिन हम सरकार से, होम मिनिस्ट्री से ये ज़रूर कंसल्टेशन करते थे कि हमें कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत है, वो तो वही देंगे। और हम क्या करते थे कि सारे पोलिंग स्टेशन जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन करते थे कि नॉर्मल, सेंसिटिव एंड हाइपर सेंसिटिव, और तीनों की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट अलग। तो पहले तो मैं बता दूंगा फेजिंग हम करते कैसे हैं और फेजिंग करते क्यों हैं। मल्टी फेज इलेक्शन ये कि अब अगर हमने देखा कि भाई 5000 बूथ ऐसे हैं जो बड़े हाईली सेंसिटिव हैं, उनको तो फोर्स देनी है, और हमारे पास जो पुलिस फोर्स है स्टेट की वो काफ़ी नहीं है, तो हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स मंगाते हैं।
तो वो हम होम मिनिस्ट्री को बुला के निगोशिएट करते थे कि भाई हमको कितनी कंपनी चाहिए। एक कंपनी में 80 से 100 लोग होते हैं। तो अब मेरे वक्त में जब हुआ कि जो भी इलेक्शन हो रहे थे, मैंने मिस्टर GK पिल्ले थे, गोपाल पिल्ले, बहुत शानदार होम सेक्रेटरी। मैंने उससे पहले देखा था कि होम सेक्रेटरी को जब बुलाते थे तो बड़ी अनप्लेजेंटनेस, हैगलिंग हो जाती थी क्यों? कि वो हम फोर्स ज़्यादा मांग रहे हैं, वो फोर्स ज़्यादा नहीं देने चाह रहे, हैगलिंग होती थी वर्चुअली। मैंने उनसे सीधी सी बात की, मैंने कहा देखो पिल्ले साहब, पीसफुल इलेक्शन आपकी एज होम मिनिस्ट्री जिम्मेदारी है। अगर आप फोर्स नहीं दोगे और इलेक्शन गड़बड़ होगा तो हम तो पब्लिक को कह देंगे जी इन्होंने फोर्स नहीं दी, तो जवाबदेह आप हो गए। सीधी सी बात है, वी नो हैगलिंग। देखो हमने पीसफुल इलेक्शन कराना है, आपकी भी ज़रूरत है, मेरी भी ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है, आप बता दो कितनी फोर्स दे सकते हो। उसी स्पिरिट में उन्होंने फ़ौरन कुछ कैलकुलेशन की कि उन्होंने जी 750 कंपनी दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उनके जो अफसर थे उनको टोक रहे हैं कि साहब आपने 700 क्यों एक्सेप्ट कर लिए। हाँ। मेरे अफसर मुझे टोक रहे हैं कि साहब आपने 750 क्यों मंजूर कर लिए, आपने 1000 क्यों नहीं मांगे। मैंने कहा देखो जिस स्पिरिट से हमने बातचीत की थी उसे इसकी उल्लंघना तो हम नहीं कर सकते। जो उन्होंने भी बिल्कुल बगैर हमारे मांगे उतने फोर्सेस ऑफर कर दिए, हमने उतनी कर। फिर जो ये फोर्स होती है हम देखते हैं क्या इससे हम सारे सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव कवर कर सकेंगे कि नहीं। नॉर्मली नहीं, तो हम उसको रोटेट करते हैं उसी फोर्स को। दूसरे फेज़ में, तीसरे फेज़ में वही फोर्स 2-3 बार आगे तक जाती है। तो जब तक हमको 100% कवरेज न मिल जाए उतनी फेजेस हम करते रहते हैं। तो 6-7 फेजेस इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मूवमेंट में भी टाइम लगेगा, जो उनके मूवमेंट 4-5 दिन लगता है। लेकिन अब मैं कुछ दिन से ये लिख रहा हूँ कि वो फेजेस वाला सिस्टम अब बंद होना चाहिए। अच्छा। 2 रीज़न कि एक तो आज की सोशल मीडिया के एज में 5 दिन के उस गैप में बड़ा नुकसान हो जाता है। हेट स्पीच, र्यूमर्स, हर किस्म की बकवास इतनी फैल जाती है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन जाता है। सेकेंडली हमारी फोर्स 4 दिन में पहुंचेगी दूसरी जगह, गुंडे लोग जो हैं अपनी अपनी इतनी बड़ी बड़ी पावरफुल SUVs में बैठ के वो 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो खुराफाती तो यहाँ से के बजाय वहाँ भी पहुँच गए, वहाँ पे भी पहुँच गए। इसलिए बेस्ट होगा कि एक ही दिन में करके निकल जाओ सारी जगह। और और पॉसिबल है क्या? वो मैंने उसका जवाब उसमें लिखा है एक आधा आर्टिकल में कि वो इसलिए पॉसिबल है। आपने होम मिनिस्टर साहब को बार बार सुना होगा कि देश में अब हर जगह पीस हो गया है, नक्सल एरिया, माओइस्ट एरियाज में टोटल पीस हो गया है, तो अब सारी फोर्सेस आपको अवेलेबल हो गई। यही वजह है कि बंगाल में अकेले में इतनी फोर्स मिल गई जो पूरे इंडिया को नहीं मिलती थी, 3 गुना मिल गई उससे। तो हम कहते हैं कि वो 3 गुना 5 गुना फोर्स जो है जो अब आपके पास अवेलेबल हो गई, वो हमको 2.5 महीने के लिए देने के बजाय आप 33 दिन के लिए एक बार शुरू में दे दो, ताकि हम एक ही दिन इलेक्शन करके वहाँ से निकल जाएं। तो आपको लंबे अरसे के लिए और सरकारी कामकाज का नुकसान भी नहीं होगा ना, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उससे अच्छा भाई एक फेज में कराइए और खत्म एक कर फेज में कराइए, कम कीजिए। और विच इज़ पॉसिबल को 26 दिन तो लॉ में मौजूद है, 4-5 दिन आपने क्योंकि टिकट देने ये देने उसके लिए हमने 5-7 दिन लगा दिए। 30 से 32 दिन मैंने कैलकुलेशन करके दी हुई है कि 32 दिन में इलेक्शन बड़े मज़े से हो सकता है। तो अभी आपने चूंकि एग्जाम्पल बंगाल का दिया कि वहाँ 3 गुना फोर्स लगी हुई थी, लेकिन उसको लेके एक नैरेटिव ये भी बना कि देखो इतनी फोर्स लगा दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। क्या ये संभव है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग मिल के जो है वो खेल कर दें और इतने फोर्सेस तैनात कर दें और चुनाव कोई प्रभावित हो जाए? भाई एक सवाल जो उठा कि भाई आप अगर फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं तो चुनाव प्रभावित कैसे होगा? वो तो और सेफ्टी देने के लिए है। नहीं, अब एक तो ये कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सरकार से मिलके, चुनाव आयोग का सरकार से मिलके कोई फैसला करने का तो पहले सवाल ही नहीं होता था। हम जब इलेक्शन कराते थे तो हर स्टेट में जाके हर पॉलिटिकल पार्टी को बुलाते थे, एक पॉलिटिकल पार्टी को अलग अलग, वन एट ए टाइम। उसमें रूलिंग पार्टी भी आती थी, अपोजिशन पार्टी भी सारी आती थी, वो सब अपनी अपनी उस हद तक उनकी ओपिनियन लेते थे। उन सब की ओपिनियन को लेके और फिर हम प्रैक्टिकली देखते थे कि भाई जैसे मार्च के महीने में हम इलेक्शन नहीं करते, सोइंग सीज़न एंड हार्वेस्टिंग सीज़न में बिल्कुल नहीं करते, कोई फेस्टिवल सीज़न हो उसको अवॉइड करते हैं। तो हमारे 10-12 क्राइटेरिया है, तो उसको हम अवॉइड करके ये हमेशा से ये करते हैं। तो इसमें हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय लेते हैं, जिसमें रूलिंग पार्टी की राय भी होती है, ओनली एज ए मेंबर ऑफ द पार्टी एंड नॉट एज द गवर्नमेंट। नहीं तो बंगाल में जो इतनी सुरक्षा थी, आपको लगा वो नेगेटिव थी या ठीक थी, पॉजिटिव थी? नहीं, मुझे उसकी डिटेल मालूम नहीं कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की उस वक्त सिचुएशन क्या थी, लेकिन बंगाल में मल्टी फेज इलेक्शन तो हम हमेशा कराते रहे हैं
जिसको मैंने डिफेंड भी किया है, मेरे वक्त भी मैंने भी कराए थे कि बंगाल और तमिलनाडु के इलेक्शन एक साथ होते हैं, दोनों का साइज़ बराबर का है तकरीबन। तमिलनाडु की ग्राउंड रियलिटी और बंगाल की रियलिटी में फ़र्क है कि तमिलनाडु में ये बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस और ये सब नहीं होती, तो वो सब हम एक दिन में कराते रहे हैं हमेशा। बंगाल के इलेक्शन हमेशा हम 5-7 फेजेस में कराते रहे हैं, क्योंकि हिंसा यहाँ होती है रिक्वायरमेंट ये अलग है। वहाँ हम मनी कंट्रोल हमारा मेजर कंसर्न होता था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, यहाँ हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे ज़्यादा और कॉन्सेंट्रेट। लोगों ने सोशल मीडिया पे कई लोगों ने लिखा कि अगर सिक्योरिटी फोर्स है तो उससे तो जो असामाजिक तत्व है उनको डरना चाहिए, जो नॉर्मल वोटर है वो क्यों डरेगा, हाँ। वो तो सेफ महसूस करेगा कि यार मैं निकल के जाके वोट दे सकता हूँ। करेक्ट। तो लेकिन उस सिक्योरिटी फोर्स का हम इस्तेमाल क्या करते हैं वो भी देखना है। अगर वो सिक्योरिटी फोर्स के लोग लाइन में लगे हुए उनको भगा दे तब नहीं चलेगी। पर ये क्या संभव है कि सेंट्रल फोर्सेस जाएं और लोगों को भगा दें? नहीं, सेंट्रल और स्टेट दोनों फोर्सेज ये कर सकती हैं, और बड़ी शिकायतें आती रहती हैं कि लाइन में जाके कार्ड वार्ड देकर चलो भाग जाओ, वो हो गया। यह कह दिया कि जी 4 बजे पोल बंद हो गया, ये इस किस्म की शिकायतें आती हैं जो बड़ी अफसोसनाक है। क्योंकि देखिए इतना होने के बाद भी बंगाल में हमने देखा कि वहाँ पर अंदर एक ईवीएम की फोटो आई कि उसमें बीजेपी का जो था उसके ऊपर टेप लगा हुआ था, जहाँ पे बाद में रीपोलिंग भी हुई फालता में, मुझे आपको ध्यान होगा। तो इस तरह की चीज़ें बंगाल में हो रही थी। या जैसे यूपी में आपको याद होगा अखिलेश यादव ने बाई इलेक्शन में आरोप लगाया था कि वहाँ पर चुनाव लूट लिया गया। क्या चुनाव लूटा जा सकता है? ठीक है, ये तो पॉलिटिकल रेटरिक होता है कि लूट लिया, ईवीएम के ज़रिए लूट लिया, और अब ये कि इलेक्टोरल रोल के ज़रिए लूट लिया। तो ये एलिगेशन तो होते ही हैं, लेकिन कोशिश इलेक्शन कमीशन की ये पूरी तरह होनी चाहिए कि लोगों के दिमाग में इस किस्म के डाउट्स बिल्कुल ना हो। हर एक का जवाब दीजिए, कोई अगर शिकायत है तो उसका जवाब दीजिए, जवाब आपके पास होते हैं। क्योंकि देखिए पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी तो अपना पॉलिटिकल रीज़न से भी बुरा भला कह सकते हैं। जनता का विश्वास अगर टूट जाए ना, वो बहुत ख़तरनाक है। अब जैसे ईवीएम को पॉलिटिकल पार्टीज क्वेश्चन करते रही, हमारे वक्त में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो बीजेपी करती थी, उन्होंने तो किताब तक लिख दी थी। लेकिन जनता को अगर ये हो जाए कि ईवीएम बेईमानी की चीज़ है, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। आज तक ये है कि मैं कुछ ट्वीट करता हूँ, कुछ और मौसम की बात करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की करता हूँ, फट से ईवीएम मुझे लोग याद दिला देते हैं कि व्हाट आर योर ओपिनियन ऑफ ईवीएम। तो जनता में के माइंड में जो वो हो जाता है डाउट, ये होने से पहले पहले हमें सब सुधार कर देना ज़रूरी है। सर आपके हिसाब से आज एक बार फुल एंड फाइनल आप क्लियरली बता दीजिए, क्योंकि आप मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, क्या ईवीएम हैक होने के 1 या 0.001% भी चांसेस होते हैं? देखिए, मैंने ईवीएम का सबसे बड़ा डिफेंडर मैं रहा हूँ, और अभी भी उसको डिफेंड करूँगा। लेकिन अब तक की जनरेशन की ईवीएम, क्योंकि आगे टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस परिवर्तन हो जाए मुझे नहीं मालूम, आगे का छोड़ दीजिए, आगे अभी छोड़ जो चल देते रहा हैं अभी तक। उसमें ये है कि देखिए ईवीएम हमने उसके 3 बार तो हम उसके मॉक पोल करते हैं, ये 3 स्टेजेस पे, कि यानी बटन दबाते हैं, 50, 60, 100 बटन दबाते हैं, और वो फिर हम उनके रिजल्ट देखते हैं कि जिसको हमने दबाया था वहीं गया। तो और तीसरा, जैसे कि 3 स्टेज में जो थर्ड और लार्जेस्ट इज ऑन द पोलिंग डे, पोल 8 बजे शुरू होता है, तो 7 बजे हम 50 का मॉक पोल करके देखते हैं। और सारे पोलिंग एजेंट के सामने होता है। सारे पोलिंग एजेंट का होना तो लाजमी है, हर तीनों में उनके दस्तखत लिए जाते हैं कि उनके सामने हुआ। तो 7 बजे मशीन ठीक काम कर रही है, फिर 9:30 बजे क्यों काम करने लगी। फिर जब मैं सीईसी बना था और उस वक्त ये बीजेपी की सबसे ऑपोजिशन हॉस्टिलिटी चल रही थी ईवीएम की, तो मैंने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। उसको लीड कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू। तो मैंने कहा, चंद्रबाबू जी आप तो टेक्नोलॉजी के आइकॉन हैं, आप एंटी टेक्नोलॉजी एजिटेशन कर रहे हैं। तो मेरे लिए चैलेंज है कि मैं, या तो आप मुझे कन्विंस करें, मैं चेंज कर दूंगा ईवीएम को, या मैं आपको अपना ईवीएम का ब्रांड एम्बेसडर बना के भेजूंगा। तो कह लेंगे बताए, तो कह लेंगे देखो हम ये कह रहे हैं, सुनिए गौर से। उन्होंने कहा हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम से रिजल्ट्स मैनिपुलेट हुए हैं या आगे भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा तो फिर आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैंने कहा उसका क्या मतलब? कह लेंगे जब हम वोट बटन दबाते हैं तो वो एक मशीन में जाता है, मशीन में ठीक जगह गया या नहीं गया किसी को फिजिकली तो दिखाई नहीं दे रहा,
तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं। तो हमने कहा ठीक है, सोल्यूशन बताइए। उस पर उन्होंने कहा साहब वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल शुरू कर दीजिए। तो ये वीवीपैट का आइडिया चंद्रबाबू नायडू ने दिया था? चंद्रबाबू ने ना दिया था, उसी ऑल पार्टी मीटिंग में दिया था। उसी दिन हमने उस पर फैसला कर दिया कि बड़ा अच्छा आइडिया है। हमने दोनों कंपनियों को ऑर्डर कर दिया कि अब इसको डेवलप करो, है ना। तो उसके बाद में जो आजकल जो झगड़ा चल रहा है ना कि वीवीपैट कितनी गिनी जाए, 300 के करीब वीवीपैट होती हैं, मशीनें होती हैं एक विधानसभा क्षेत्र में। उनमें से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप 5 मशीनों को गिनिए रैंडमली। तो रैंडमली में तो एक इनोसेंट मशीन भी आ जाएगी। हमें रैंडमली नहीं बल्कि पर्पसिवली, एक टेक्निकल टर्म है कि जिसके बारे में कंप्लेंट और शुबा है उसी को जो गिनिए ना। तो अब जैसे ये जो हम सब क्रिकेट के फॉलोअर्स हैं, DRS सिस्टम, डिसीजन रिव्यू, ऊपर जो डिसीजन के लिए जाता है सस्पिशियस LBW तो जाएगा। ये तो नहीं कि जी 10% रैंडमली ऊपर जाएंगे और वो रैंडम का तो कुछ भी मतलब ही नहीं है, बकवास है। जिस पे शुबा होता है वो ऊपर चला जाता है, जिसमें से कभी वो ठीक निकलता है कभी गलत निकलता है। तो मैंने तो ये सोल्यूशन कहा है कि साहब 100% और 50% छोड़िए, 5 के बजाय सिर्फ 4 से काम चल सकता है। अच्छा, लेकिन उसको रैंडम के बजाय पर्पसिव कर दीजिए कि मतलब जिस पे 4 पे शिकायत आए सिर्फ, वो भी टॉप 2 कैंडिडेट्स, क्योंकि रिजल्ट का नतीजा तो उन्हीं को भुगतना पड़ेगा ना। तो इसलिए उनको तो ये नहीं कि लास्ट कैंडिडेट जिसके 5 वोट आए वो भी उसको ये पावर नहीं, सिर्फ 2 को कह दिए कि 2 मशीनों पे उंगली रख दीजिए कि इन पे मुझे शुबा है, इनको गिन दो। तो हम सस्पिशियस मशीनों को ही गिनेंगे तो उनका हमें कॉन्फिडेंस भी हासिल। ये भी अच्छा है, जब आप रैंडम ही गिन रहे हैं तो भाई जो 2 टॉप के रिजल्ट वाले हैं उनको बोलो कि हाँ भाई बताओ बताओ किसको गिनना है, कितने, देखिए एकदम ट्रस्ट उनका हासिल हो जाएगा। इतने सिंपल चीज़ें, लेकिन इस पर कोई गौर ही नहीं करता। मैं तो कई बार तो इस पर लिख चुका हूँ, किसी को परवाह नहीं। लेकिन अभी तक जो रैंडमली काउंटिंग हुई है वीवीपैट मशीन की, जहां तक मेरी जानकारी है, आप चाहें तो सही कर दें, कि एक भी वीवीपैट का मिसमैच नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक नहीं, आपने कहा कि लाखों पर्चियाँ गिनी गई और लाखों में दी गई, इनसे दोनों का मैच परफेक्ट हुआ। तो उस लिहाज से, और ये सालों से हो रही है, ये ऐसा नहीं है कि सालों अभी से हो रही है। आज के समय भी हुआ, तब भी कोई मिसमैच नहीं हुआ, आज भी हो रहा है तो भी मिसमैच नहीं हुआ। ओनली थिंग इसके वीवीपैट कौन कितने गिनने चाहिए, इस पे ज़रा बातचीत कर लो। जैसे हमने भी तो वीवीपैट शुरू भी ऑल पार्टी मीटिंग में की थी, ऑल पार्टी मीटिंग फिर बुला लो। और गिन तो रही हो, ऐसा होता कि ना गिन रहे होते तो कोई बात थी भाई, ना फिर सामने वाले को और संतुष्ट नहीं, कर दो। ये कहना वो, मैं तो कहता हूँ अगर 100% भी गिननी पड़ जाए जनता के कॉन्फिडेंस के लिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जो टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा, 8-10 घंटे। अरे 2.5 महीने हम सब इंतज़ार करते हैं पहले फेज़ के बाद, 2.5 महीने पूरा देश इंतज़ार कर सकता है, वो आधा दिन और इंतज़ार कर लेगा, 1 दिन और इंतज़ार कर लेगा। हालांकि उसका भी सोल्यूशन मैं बताता हूँ। मैं ही कहता हूँ कि साहब आप ऐसा करो कि सारी पर्चियाँ तो सबकी गिन दो। तो कोई जगह वो कहते हैं ना बैलेट पेपर पर वापस चल रहा हो, तो ये मिनी बैलेट पेपर ही है कि बैलेट आप पर्चियाँ गिन ली। जो मशीनें दिन भर हमें खोल के मैं दिखाता हूँ, आपको पूरा दिन लगता है, वो दिखाना बंद कर दो। मशीन ने अपना काम कर दिया, ये प्रिंट आउट निकाल दिया, आप प्रिंट आउट गिन लीजिए। तो सबसे, और आप चूंकि आप ईवीएम को डिफेंड करते हैं और आप मानते हैं उसमें हैकिंग नहीं हो सकती, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पक्ष में ही होंगे कि बैलेट पेपर पे वापस जाने की जरूरत तो नहीं है। बिल्कुल, वो तो बहुत रेट्रोग्रेड स्टेप होगा, बैकवर्ड स्टेप होगा। एक चीज जो और लोग सस्पिशन करते हैं, एक थ्योरी चलती है कि ईवीएम तो भाई गाड़ियों में जाते हैं, बीच में कहीं रास्ते में ईवीएम चेंज कर देती है बीजेपी, क्या ये संभव है? ये बिल्कुल मुमल बात है। देखिए ईवीएम जब चलती है तो हमारे जो प्रोटोकॉल है कि वहाँ से एक तो उसके पीछे पैरामिलिट्री फोर्स पीछे चलती है, और हम इनवाइट करते हैं सारी पार्टियों को कि आप भी अपनी गाड़ी लेके हमारे साथ चलो, स्ट्रांग रूम तक साथ चलो। तो वो पीछे वो चलते हैं, और जब स्ट्रांग रूम में चला जाए तो हमारे सामने, आपके सामने रूम खोला जाएगा, वहाँ पे रखेंगे, उसके ऊपर हम ताला लगाएंगे, ताले के ऊपर एक कपड़े की सील लगाई जाएगी, उस सील के ऊपर आप सबके दस्तखत लिए जाएंगे, ठीक है। और आप इसमें चूँकि ये 2 महीने तक मशीन वहाँ पे रहेगी, वो 2 महीने आप यहाँ पे पलंग लगा के यहाँ पे सोइए, जहाँ आपको सुविधाएं हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो जो होता है वो करते हैं, 24 घंटे राउंड द क्लॉक वो 24/7 विजिल रहती है।
और जब वो खुलती है तो दिखाते हैं कि आपके दिखा साइन के थे। पहले, सबसे पहले बुला के दिखा के, कभी अपनी वजह से भी कोर्ट केस के लिए भी एक मशीन निकालने का पड़ी गई, तो वो उसके लिए हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस जाता है कि हम कल स्ट्रांग रूम को हमने खोलना है, उसमें से एक मशीन कोर्ट के लिए निकालनी है, भैया आप लगा जा, आपके सामने हमने खोलना है। फिर उनको पहले उनके दस्तखत दिखाए जाएंगे, फिर सील तोड़ी जाएगी, फिर उसके बाद बंद करके फिर दोबारा दस्तखत कराए जाएंगे। तो इतने टेस्ट के बाद के ये रास्ते में अब 10 लाख पोलिंग स्टेशन है, 10 लाख वो जा रहा है। अगर बीच में किसी ने 8-8 10-10 घंटे भी जाना पड़ जाता है जर्नी, वो रास्ते में ढाबे पे चाय के लिए उतर गया, बस उसी वक्त उन्होंने देखे कि देखो जी ये तो अकेली है, इक्का दुक्का केसेस को ऐसा उछाल देते हैं जो गलत है। और चूंकि आप कह रहे हैं कि सील लगी, सबके सिग्नेचर हैं पोलिंग एजेंट्स के, और वो आप ऐसे तो उड़ा तो देंगे नहीं कि खोला फिर उसका कॉपी कर देंगे, तो इसलिए जो ये आरोप लगता है कि सीसीटीवी कैमरा कुछ देर के लिए बंद हो गया, वो बंद भी हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर नहीं, सकता। क्योंकि वो क्या सीसीटीवी कैमरा में उसके 3 टियर वो है, सीसीटीवी कैमरा अंदर भी है, सीसीटीवी कैमरा बाहर भी है, और तीन टियर की सिक्योरिटी है, और प्लस पोलिंग एजेंट वहाँ बाहर बाहर बैठे हुए हैं, लेटे हुए और ये जो कहा जाता है सर कि जब काउंटिंग हो रही है उसमें, जैसे ममता बनर्जी की अभी जब इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे तो ममता बनर्जी बड़ी तमतमाई हुई गई कि अंदर जो है वो ठीक से काउंटिंग नहीं हो रही है। क्या ये संभव है कि ठीक से काउंटिंग ना हो, या जो पोलिंग एजेंट हैं, जैसे मेरी जानकारी ये है कि पोलिंग एजेंट को उस प्रेमाइसेस के बाहर नहीं जाने दिया जाता जहाँ पे ईवीएम की काउंटिंग हो रही होती है, उनको उसी के अंदर रहना होता है जब तक कि काउंटिंग कंप्लीट ना हो जाए और रिजल्ट अनाउंस ना हो जाए। तो जो ममता बनर्जी का या टीएमसी का आरोप था कि उनके पोलिंग एजेंट्स भगा दिए गए, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल इसलिए हो सकता है कि जो पैरामिलिट्री का मिसयूज़ की जो बात है, भाई उन्होंने बंदूकें सामने होती हैं, किसी को डरा का भाग जाओ तो भगाने को भगा भी देते हैं। ये शिकायतें भी आती हैं, लेकिन उसका समाधान तो फिर इलेक्शन कमीशन को ही करना चाहिए। तो और अदरवाइज क्या रेगुलर, मुझे इसके फैक्ट्स पता नहीं, वरना मैं उसका स्पेसिफिक जवाब दे देता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी होती नहीं कि जी मशीन को तो रिप्लेस करने का तो कोई मतलब ही नहीं। मैं बताता हूँ, जब जिस दिन पोलिंग ख़त्म हो जाती है तो उस मशीन को जब सील करते हैं, 2-3 तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक सील है, वो अंदर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि हम मशीन के चारों तरफ एक पेपर सील लगाते हैं। अच्छा। वो पेपर सील जो है वो नासिक प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पे हमारे करेंसी नोट छपते हैं, और उसके ऊपर हमारे नोट पे एक जो एक नंबर होता है ना, जो यूनिक होता है, उस जगह दूसरा नहीं मिलेगा, उसके ऊपर यूनिक नंबर हम छापते हैं। और वो पर्ची पेपर की स्लिप को हम चारों तरफ उसके रैप कर देते हैं, और उसके बाद जो एजेंट बैठे होते हैं उनके उस पर सिग्नेचर्स कराते हैं। और वो जो वोटर्स ये वो है सिक्योरिटी सील, ये डेलिकेट है कि अगर आप इसको छेड़ने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी, ताकि जानबूझ के हमने इसको करने का, अगर आप स्ट्रगल कर लें पता ही नहीं लगे तो आप जो छेड़छाड़ करेगा फ़ौरन फट जाएगी, टूट जाएगी। तो इसलिए उसको मशीन को हम रिजेक्ट ही कर देंगे, उसको तो गिनती नहीं करते। तो अब इसमें कोई जादूगर ही आके अंदर का डेटा बदल सकता है। तो ये देखिए, और जब हम काउंटिंग डे पे जब मशीन को निकाल के लाते हैं तो सबसे पहले लोगों को, देखो भाई ये वो मशीन है, इसका ये नंबर है, सब टैली करो, इसके ऊपर ये लोगों के दस्तखत हैं, देख लो भाई तुम लोग वहाँ मौजूद थे, ये दस्तखत हैं कि नहीं है, सब दस्तखत हैं। उसके बाद सील को तोड़ के मशीन को चालू करते हैं। नहीं, और इसीलिए दुनिया भर में भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ होती है, और हमें भी गर्व करना चाहिए एज ए इंडियन कि भाई। और अब चूंकि आपसे जो हम इसलिए भी बात कर रहे हैं कि भले प्रधानमंत्री की कई चीज़ों के आप क्रिटिसाइज़ भी करें, और करना भी चाहिए भाई एज ए नागरिक भी, लेकिन जब मुझे जहाँ तक जानकारी कि पीएम पर एक किताब लिखी जा रही थी या देश के ऊपर इलेक्शन को लेकर, तो उन्होंने पीएमओ ने उस राइटर को भेजा था कि जाइए और कुरैशी साहब से समझिए कि हमारे यहाँ चुनाव कैसे होते हैं। ये नरेंद्र मोदी का भी आप पर भरोसा है? जी जी, इसमें मैंने उस इंसिडेंट का जिक्र किया है कि एक अंग्रेज़ राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, फॉर्मर बीबीसी पर्सन, वो उनके ऊपर बायोग्राफिकल किताब लिख रहे थे। लैंस प्राइस उनका नाम है। तो जब वो आया तो मोदी जी ने अपने स्टाफ से कहा, अपने ऑफिसर से कहा कि भाई इनको कुरैशी के पास भेजो, अगर इंडियन इलेक्शन समझना है तो कुरैशी इनको तो अच्छे सबसे ज़्यादा समझा सकता है। उनका फ़ोन आया कि पीएम साहब ने आपके पास इनको जाने को बोला है,
तो कब आ सकते हैं? मैंने टाइम दिया, वो आए, 2-3 घंटे बैठे, और तो उस वक्त तक तो मोदी जी को मुझ पे विश्वास था ही। उस वक्त तक, अब नहीं है। मुझे नहीं मालूम, हम्म। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसके बाद उन्होंने किसी को तो नहीं भेजा ना। नहीं तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के जरिए कम से कम देश के दर्शकों को तो पता चलेगा कि भाई सच्चाई क्या है, और ये नेता शायद अपनी हार छुपाने के लिए या क्रिटिसिज्म से बचने के लिए ईवीएम पे सवाल खड़े कर दे, पर वो संभव ही नहीं है। इम्पॉसिबल है कि आप किसी भी स्टेज पर इतने लेयर की सेफ्टी सिक्योरिटी को जो है वो ब्रीच कर जाए, और दूसरी बड़ी चीज़ कि इतने लोगों को मिला लें पूरे देश में कि कोई जो है आके बता नहीं रहा कि भाई देखिए ऐसे हैक हो रहा है या ऐसे चोरी हो रही है। लेकिन एक दूसरा, क्या ये इलेक्टोरल रोल में वोट चोरी हो सकती है? देखिए, इलेक्टोरल रोल की प्योरिटी तो बहुत ज़रूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं, और पिछले 70 साल से हम सब उसको प्योरीफाई करने की ही कोशिश करते रहे। लेकिन आपको याद होगा, कर्नाटक में एक केस आया था कि जहाँ पे 6000 वोटर डिलीट किए गए थे, और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, पूरे डॉक्यूमेंटेड थी कि जिस लेडी के नाम से वो दरख्वास्त दी जाती थी, वो उसने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बड़ी अनपढ़ सी थी कि मुझे तो पता ही नहीं मेरे नाम से कि सब कुछ क्या खेल हो गया। और वो खेल करने वाला भी कोई कंप्यूटर का लड़का, वो बाद में भाग के दुबई चला गया। तो वो 6000 नाम डिलीट होने का मतलब है कि इलेक्टोरल रोल हैक हो पाया, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमें आज तक उसका रिपोर्ट नहीं पता लगी कि उसका क्या हुआ, तो अपोजिशन ने भी उसको नहीं उछाला बाद में। लेकिन हमें, आई एम क्यूरियस एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इलेक्शन कि उसमें फाइनली क्या निकला। वो 6000 वो एक्सेस हैक कैसे हो पाई थी साइट के, जिसमें आप अंदर जाके 6000 नाम अपने पर तौर पर डिलीट करते चुनाव हैं। आयोग तो यही कह रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बाहर से हैक करके और इलेक्टोरल रोल चेंज तो इसका जवाब दे देना, ये 6000 जो डिलीट हुए ये कैसे हुए, बस ये इसका जवाब दे दें। और उसके अलावा जो एसआईआर में हो रहा है वो नहीं, SIR तो मेरी राय ये कि SIR टोटली अननेसेसरी हरासमेंट की एक्सरसाइज है। प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। आर्टिकल 326 से प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये चीज़ शुरू हुई थी। आर्टिकल 326 आप पढ़िए। आर्टिकल 326 ये कहता है कि ऑल ऑफ अस इंडियंस सब्जेक्ट टू एक्सेप्ट फॉर दोज हु आर डिस्क्वालिफाइड फॉर वट एवर रीजन, they shall be registered as voters. ये voting, getting registered as voter is our constitutional right, not charity by the election commission. Secondly, ये वो काम इलेक्शन कमीशन इतने साल से कर रही थी। 2002-3 की बात कर रहे हैं जी। बिहार में SIR नाम की तो पहले कोई चीज़ ही नहीं थी, न कॉन्स्टिट्यूशन में है, न लॉ में है, न रूल्स में है, तो ना उन्होंने उस वक्त तक की थी। तो उस वक्त ये फैसला किया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसको हम फॉलो करते रहे 20 साल तक, कि अब आगे से इंटेंसिव की ज़रूरत नहीं, समरी रिवीजन क्या करेंगे। और रीज़न बड़ा ऑब्वियस कि अब तो डिजिटाइज हो गए रोल, कंप्यूटर पे आ गए। अब कंप्यूटर पे आपका नाम एक दफ़ा आ गया, मेरा नाम आ गया, तो उसमें क्या ऑटोमेटिकली तो परिवर्तन हो नहीं जाएगा। तो हमें सिर्फ 99% एक्यूरेसी तो 30 साल की कोशिश के बाद ऑलरेडी अचीव हो गई थी। 1% इन एक्यूरेसी के लिए हम हर साल समरी रिवीजन कराया करेंगे, ये फैसला था, और हम हर साल कराते रहे। समरी रिवीजन क्या होता है, वहाँ पे भी BLO आपके घर आता है, आपके घर आएगा, आपको अपना वोटर रोल दिखाएगा कि देखिए जी इसे नशा आपके ये 5 वोटर आपके घर में हैं, इनके ये नाम है, ठीक है, हाँ जी ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, वो अगले घर चला जाएगा। फॉरेनर्स के नाम से इन्होंने शुरू की एक्सरसाइज। तो बिहार में जब शुरू की तो लॉजिकल ये है कि भाई कितने फॉरेनर पकड़े, 8 करोड़ लोगों को दौड़ाने के बाद, वो तो बताओ। आपको मालूम है, कुछ फिगर सुनिए आपने कभी उनसे? आज तक नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं पूछी, हमें नहीं पता। लेकिन हम तो जानना चाहते हैं कि भाई कितने फॉरेनर पकड़े। अगर आपने करोड़ों पकड़े तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पकड़े तो आप जवाब दीजिए। लेकिन हमने मीडिया में क्या पढ़ा कि 500 फॉरेनर पाए गए थे बिहार में 8 करोड़ लोगों को दौड़ाने के बाद, जिसमें से 150 बांग्लादेशी थे और 350 नेपाल की हिंदू औरतें जो शादी करके आई थी। उन 150 के लिए आपने 8 करोड़ को दौड़ाया। उसका सोल्यूशन जो समरी रिवीजन में BLO आता है ये पूछने के भाई ये आपका रोल है, नाम ठीक है कि नहीं, उसमें एक सवाल ऐड कर दीजिए कि आपके पड़ोस में कोई सस्पिशियस आदमी तो नहीं दिखा पिछले 6 महीने साल भर में।
पड़ोसी सबसे पहले शिकायत करता है, उससे पड़ोसी को सब पता होता है कि पड़ोस में खाना क्या पक रहा है आज, तो वो फट से बता देगा जी हाँ जी यहाँ 6 महीने से मैं एक आदमी देख रहा हूँ जो पहले नहीं होता था, पता नहीं कहाँ से आ गया, कौन है जी, उसकी इंटेंसिव और इंक्वायरी कर ले, पड़ोसी भी वैसा ही आदमी हो जो बाहर से आया होता है ना। नहीं, उसी की जाके फिर इंक्वायरी तो जाके फिर करेंगे ना, वहाँ पर जाइए, वो पुलिस भेज के इंक्वायरी कीजिए, खुद BLO नहीं, जाके। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक मोहल्ले में 100 लोग ऐसे आके रह रहे हैं जो यहाँ के नागरिक नहीं होने चाहिए हाँ या नहीं है, हाँ। तो वो एक दूसरे की शिकायत थोड़ी करेंगे, वो तो कहेंगे हाँ मैंने इसको देख रखा नहीं है। नहीं, ये जिन पड़ोसी की बात करें ना आप, जो बेसिकली वहाँ पे हाउस ओनर्स होंगे या होंगे, जिस लेवल की ये बात करें तो मजदूर तबके के लोग हैं, ये 100 घर किसी कॉलोनी में उन्हीं के हो गए, ये तो नहीं होता। मैं तो आप अपने घर के आसपास के देख लीजिए, मुझसे पूछे मैं अपने पड़ोस का बता दूंगा, आप पूछेंगे अपने पड़ोस का आप बता देंगे। नहीं, और जैसे आपने कहा कि 99% इलेक्टोरल रोल सही ही चल रहा था। अब उसका सबूत 2024 में जो इलेक्शन हुआ जिससे सरकार बन के आई है, इसी रोल से बना था। तो रोल ख़राब था कि ठीक था? अगर ख़राब था तो ये सरकार को ठीक है घर भेज दीजिए कि दोबारा इलेक्शन कराएंगे, कर सकते हैं। जनवरी 2025 में इलेक्शन होते हैं, उस वक्त ये रोल ठीक था, उन सब सरकारों को सैक कर दीजिए। जून तक आते आते सब रोल बेकार हैं, रद्दी की टोकरी में, इनको हम पहचानेंगे भी नहीं, इसको मानेंगे भी नहीं। मैं ये पूछ रहा था, आपने कहा कि 99% जो है वो इलेक्टोरल रोल सही ही है, तो अगर वो 99% सही था तो इतने राज्यों में जहाँ जहाँ SIR हो रहा है, इतने लाखों करोड़ों नाम कैसे कटे? नहीं, तो उसमें तो ठीक तरह थोड़ी कटे, उसमें तो ऐसे भी कटे कि जिनको मुर्दा दिखा दिया वो सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हुए कि मैं हाँ, जिंदा पर हूँ। उनकी संख्या इतनी तो नहीं क्योंकि है। ये नहीं, लेकिन एक भी है अगर संख्या है तो दैट मीन ये गलत, कुछ पर गड़बड़ है। तो वो लॉजिक तो इस पे भी लगेगा कि सर कि अगर एक भी गलत है तो वो भी हटना चाहिए। नहीं, वो ये तो है, बिल्कुल एक एक साफ हटना चाहिए, जितना हो सके हटना चाहिए। लेकिन यूँ तो मुर्दा तो मैंने कुछ बताए, लेकिन कितने लोग हैं जो माइग्रेंट थे कि नहीं थे। 27 लाख वोटर तो उन्होंने ये किया ना कि ये भी ट्रिब्यूनल के सामने जाएंगे, तो ट्रिब्यूनल को फैसला करने में 21 साल लगेंगे। बहरहाल 8-10 हज़ार फैसले आ गए, 8-10 हज़ार में से 95% पे ये फैसला आया कि ये तो वोटर ठीक है, इनका नाम काटा गया गलत है। 95%, यानी 27 लाख में से 25 लाख तो ये ठीक लोग हैं, तो इनको आपने वोट से महरूम किया। नहीं, ये अलग बात है कि वोट से महरूम किया, लेकिन उसमें पॉइंट फिर ये भी है कि इसका मतलब किसी को गलत तरीके से इलेक्टोरल रोल से निकाला ही नहीं जा सकता। नहीं, एक गलत तरीके से नहीं निकाला नहीं जा सकता, सही तरीके से निकाला जाना चाहिए, जरूर निकालना चाहिए, बिल्कुल वो सही तरीके से नहीं, निकालिए। लेकिन फिर आपने शुरुआत में एक लाइन ये भी कही कि ये SIR की प्रक्रिया जो है वो एक तरह का हैरासमेंट है। हरासमेंट है। अगर देश के इलेक्टोरल रोल को शुद्ध करने के लिए ऐसा कोई हैरासमेंट भी है सो कॉल्ड, तो वो हैरासमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, हरासमेंट अगर ऐसी हो कि अगर आप ये गारंटी दे दें कि SIR के बाद सारा रोल अब प्योर हो गया, अब इसमें से कोई भी एक गड़बड़ निकलेगा या जेन्युइन वोटर इसमें से डिलीटेड पाया जाएगा तो मैं पर्सनली जिम्मेदार हूँ, यू हैंग मी, या तो फिर ये एफिडेविट दे दे, कमीशन गारंटी दे। नहीं, पर इसमें फिर मेरा काउंटर प्रश्न है कि अगर ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, क्या ये मान के चला जाए कि इसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं होगी? क्योंकि नहीं। इतने सारे BLO जमीन पे काम कर रहे हैं, उनसे गलती अगर ये हो सकती है कि किसी का नाम गलत काट दिया, तो हो सकता है किसी का नाम रहने भी दिया हो, ये भी गलती हो सकती है। लेकिन वो गलती का परसेंटेज क्या है, और मोटे तौर पर क्या देश का इलेक्टोरल रोल शुद्ध है या नहीं, ये देखने का करेक्ट। तो देखिए, जो SIR जितनी इंटेंसिवली किया जा रहा है उसके बाद तो गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूं आप वोटर हैं नहीं है और कब से आए हैं या वोटर बना दो, लेकिन जितनी कि जो आपके बाप दादा कभी वगैरह लेके आइए, ये लेके आइए, वो लेके आइए, उसके बाद तो परफेक्ट रोल होना चाहिए ना। बिल्कुल होना इस सब के बाद अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर कब परफेक्ट होगा? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तो और इसलिए ये उस परफेक्शन की गारंटी दे दें। तो गारंटी तो होने के बाद की होगी ना सर। नहीं, तो होने के बाद की दे दें। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि SIR ही मत कराइए। नहीं नहीं जी, तो हो चुकी, जितने हो चुकी 80% तो हो चुकी, उसकी तो गारंटी दे दो। हमें तो उसकी बात कर रहे हैं, जो आगे की बात बाद में करेंगे, अभी की तो दे दो। पर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि जिनके राज में इतने सारे डुप्लीकेसी थी, इतने सारे इलेक्टोरल रोल में ऐसे लोग थे जिनके आज नाम कट रहे हैं बहुत सारे, मान लीजिए 10% गलत भी हटा दीजिए, मैं कह रहा हूँ 90% जो सही थे वो नाम हट गए,
तो क्या उन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त या इलेक्शन कमिश्नर जो रहे उन पे कोई एक्शन हो रहा है कि उनके राज्य में इतने सारे गलत नाम कैसे थे? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कि हमसे भी पूछा जाए कि जी इतने नाम आपका गलत कैसे आ गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने तो इतना ये क्लेम ही नहीं किया इतना बड़ा कि हम ऐसा एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे तो जो एक्सरसाइज 20 साल से चली आ रही थी हमने वो कंटिन्यू की। नहीं, पर उसमें अच्छा, सवाल है कि लेकिन आपने क्यों नहीं किया, ये पूछा नहीं जाएगा। हमने किया। देखिए कोशिश पूरी होती है, लगा जैसे इसमें आपने कहा कि भाई इतने सारे बीएलओज हैं, उनसे नालायकी भी हो जाती है, लापरवाही भी हो जाती है, केयरलेसनेस हो जाती है। बहुत सारे डेड वोटर हैं, हो सकता है आपकी फैमिली में भी कोई हो, और लेकिन कोई आउट ऑफ द वे जाके चीज़, अब मेरे फला आदमी की डेथ हो गई थी, मेरे दादा की डेथ हो गई थी, आपने अभी तक नाम नहीं काटा, कोई करता नहीं है। या ये कि आप पहले कहीं और थे, अब ट्रांसफ़र होके कहीं और आ गए तो अपना नाम कटवा दें हुए, क्योंकि आपको फुर्सत ही नहीं होती कि सब लोग आपको नई Exactly, जगह, बिल्कुल, है ना। हाँ। तो उसके लिए बल्कि हमने अपने ज़माने में काम आसान कर दिया था कि पहले कानून यही था कि आप एक जगह से ज़्यादा आप रजिस्टर हो नहीं सकते। फिर ये कि आपके ज़िम्मे था कि अगर आप बिहार से बम्बई आ गए, या त्रिवेंद्रम चले गए, तो नाम कटवाना आपकी जिम्मेदारी होती थी। और बेचारे गरीब, हम ये न सोचें कि मैं और आप ही हैं, बड़े गरीब लोग भी हैं। वो गरीब लोगों को वापस जा के अपने घर जाके अपना नाम कटवाने जाना, या अपने घर ना जाना जहाँ पे वो काम करता था 3 साल, वहाँ जाना मुश्किल होता था। तो हमने कहा कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम जहाँ नई जगह पे अपना फॉर्म भरोगे, फॉर्म 6, उसमें सिर्फ अपना पुराना पता लिख दो और पुराना कार्ड नंबर दे दो, कटवाना हमारा काम है। इलेक्शन कमीशन ने हमने अपने पे ले लिया था कि उनकी हरासमेंट न करें, क्योंकि हम इनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इंक्लूड हो, न कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्लूड हो। पर वो हुआ नहीं सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कई ऐसे, जब ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो कई लोगों में चर्चा होती थी। मैं ऐसे कई लोगों से मैंने सुना कि भाई वो फलाना जगह रहते थे, फलाने जगह भी उनका वोटर आईडी बना हुआ, यहाँ आ गए तो फिर यहाँ भी बन गया। ये तो यही तो तो उसी इसीलिए तो कह रहे हैं सर कि इसको, इसका शुद्धिकरण तो जरूरी है, फिर इसमें प्रक्रिया में गलत क्या है? हाँ नहीं, बहुत अच्छा शुद्धिकरण, बहुत ज़रूरी चीज़ है। उस शुद्धिकरण की सर्टिफिकेट दे दें कि शुद्धिकरण हो गया, बस यही तो मांग रहा हूँ। नहीं तो फिर वो कहेंगे जिनके समय नहीं हुआ वो भी नहीं सर्टिफिकेट तो दें कि हमने क्यों तो नहीं हुआ। इतनी इंटेंसिव हरासमेंट की ही नहीं थी। पर वो तो देश की जरूरत थी। सवाल तो ये उठेगा क्यों नहीं किया आपने। मुझे याद है सर, एक बीजेपी के ही सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने आपको लेके बड़ा गंभीर वो आरोप लगा दिया कि ये तो इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, ये तो मुस्लिम कमिश्नर थे। तो ये तो लोग सवाल पूछेंगे ना कि भाई ये प्रक्रिया क्यों नहीं हुई उस जमाने में। आपको ही खाली नहीं कह रहा हूँ, और लोगों को भी करानी चाहिए थी, ये तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। देखिए हम लोग कराते ही थे, और हमने लाखों इस तरह डिलीशन की हैं, फिर भी रह जाती हैं, लाखों की हर साल की। बल्कि मेरे वक्त में यूपी में मिस्टर गोपाला स्वामी हमारे सीईसी थे, मैं वन ऑफ द 3 कमिश्नर। यूपी के इलेक्शन में हमने इतनी, उन्होंने इंटेंसिव एक्सरसाइज कराई थी शिफ्टेड, एब्सेंट एंड डेड वोटर्स की। बहुत वो पाया गया, लेकिन बजाय उनको नाम हमको डिलीट करने के, हमने वो लिस्टें अलग बना के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भेज दी कि इन लिस्टों में से अगर कोई आएगा तो इससे ज़रा ठोक बजा के उसकी आइडेंटिटी ज़रा देख लेना। पर डिलीट क्या सस्पिशन नहीं, क्योंकि डिलीट हो सकता है वो जेन्युइन भी हो। अब वो बम्बई से वो वापस वोट देने आ जाए, तो हम इसी उसमें कि यहाँ पे नहीं दिखाई दिया है तो इसको डिलीट कर दें, तो ये तो गलत प्रिजम्पशन है ना। ही माइट डिसाइड टू कम बैक, विच इज़ व्हाट हैपेंड, मेनी पीपल केम बैक। गुजरात में हमने कहा था 24% पीपल केम बैक, यूपी में सिर्फ 2% वापस आए थे। लेकिन मुंबई से अहमदाबाद आना आसान है, वहाँ पे 24% लोग वापस आ गए। अगर हमने उनको डिलीट कर दिया होता। चेक हो पाया था कि जैसे मान लीजिए आपने गुजरात का उदाहरण दिया, क्या ये चेक हो पाया था कि उन्होंने गुजरात में वोट किया कि नहीं? नहीं तो अब मुझे ये इस वक्त दिस पॉइंट याद नहीं, लेकिन फिर तो वो 2 जगह वोट कर रहे हैं, तो गलत बात है। हाँ ये तो है। लेकिन जहाँ पे वो रह रहे हैं करेंटली, लॉ भी यही है कि वेयर यू आर डोमिसाइल्ड फॉर मोर देन 6 months आपको वहाँ रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। तो और जहाँ आप, चाहे घर आपका कहीं भी हो, आप वहाँ से आपको कटवाना चाहिए। और जहाँ आप 6 महीने से ज़्यादा हैं, नॉर्मली रेजिडेंट है, ये इसके लिए लफ्ज़ है 6 महीने, तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करना चाहिए। और उसको काम आसान करने के लिए कि 6 महीने बाद वापस आप घर चले गए
तो आपको उसको रिवर्स करना भी उतना आसान होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की कोशिश नहीं, है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने अभी एक पड़ोसी वाला उदाहरण दिया था कि पड़ोसी से पूछ लो, वो तो बता ही देगा। ये तो पता है। तो जो आपने लिस्ट बनाई कि भाई ये लोग अब यहाँ नहीं है, मर गए या शिफ्ट हो गए जो भी, तो उसमें पड़ोसियों ने भी गवाही दी होगी कि भाई 6 महीने से नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा शिकायत पड़ोसी ही करते करते हैं। हैं। जो फॉर्म तो फिर 7 आपने डिलीट क्यों नहीं किया उसकी लिस्ट में, रहने खूब क्यों दिया? डिलीट किए, हाँ। खूब डिलीट किए, करोड़ों डिलीट किए ओवर द लास्ट सो मेनी ईयर। तो चुनाव आयोग कहेगा आपने डिलीट किया तो सही, अब हम कर रहे हैं तो गलत। नहीं नहीं, डिलीट हमने लेकिन किसी ऐसे को कि जिंदा आदमी को डेड डिक्लेयर नहीं किया, या वो वहाँ से चला गया था और लेकिन हमने या रहता वहीं है और हमने उसको माइग्रेंट दिखा दिया, ये नहीं किया। जो जेन्युइनली जो डिलीशन ड्यू थे हमने तो वही की। अच्छा, ये जो इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि हम ठीक कर रहे हैं, आप थोड़ा उसमें सवाल उठा रहे हैं कि भाई प्रक्रिया सही है या नहीं है। ये मामला कोर्ट चला गया, वहाँ सारे सबूत रखे गए, कोर्ट ने भी नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। नहीं, लेकिन उसी कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि वोट अभी ना दे पाओ तो अगले इलेक्शन में दे लेना। ये तो बड़ा जुडिशियल कोई डिसीजन नहीं है कि वो इस बीच में तो रजीम चेंज हो गई और अगला इलेक्शन उन्होंने बताया बाद में दे लेना। ये तो ये जैसे अखबार में पढ़ा कि 21 साल लगेंगे इन फैसलों पर को सर होते उसका हुए। एक दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर लेट्स से कि उस 27 लाख में से 20 लाख फर्जी वोटर होते, नकली वोटर होते, गलत वोटर होते, क्या वो वोट कर देते? ये भी खतरनाक तो नहीं होता? ये खतरनाक तो है, ये इतना खतरनाक नहीं जितना कि एक जिंदा आदमी, वैलिड आदमी, लेजिटिमेट आदमी को निकालना। और इसमें देश का कानून है। 10 मर्डरर को आप छोड़ देंगे और बेनिफिट ऑफ डाउट, लेकिन एक इनोसेंट को हैंग नहीं कर सकते। उसके एक इनोसेंट को बचाने के लिए चाहे 10 खूनियों को आप छोड़ दें। ये देश का कानून और ये प्रिंसिपल है, फेयरनेस लॉ का, ये फेयरनेस का प्रिंसिपल है। सर इसमें एक चीज़ और है कि लोग जो पूछ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता होता कि सुशांत सिन्हा ने किसको वोट दिया या कुरैशी साहब ने किसको वोट दिया, ये तो क्लियर है। तो अगर चुनाव आयोग मान लीजिए किसी के इशारे पर, एक प्रज्यूम हम कर रहे हैं कि ऐसा वोट काट भी रहा है, उनको भी तो नहीं पता कौन बीजेपी को वोट करता है, कौन कांग्रेस को करता है, तो कटने में हो सकता है बीजेपी वाले वोटर भी कट रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, और कटे भी हैं और उनके नाम वाम भी आए हैं। लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके बारे में खुद ही बीजेपी कहती है कि हमको वोट नहीं देती, उनके लार्ज स्केल होंगे तो उनके लिए तो प्रिजम्पशन ये है। दूसरे, आपने पन्ना प्रमुख का नाम सुना होगा। पन्ना प्रमुख एक पे वोटर रोल का एक पेज जिसमें 4-5 घर है, उनका एक्सपर्ट होता है, उनके घर रोज़ाना हफ्ते में 2 बार जाता है। उसको तो पता है कि वो इस वोटर की इंक्लिनेशन किधर है, उसका भी रोल है। इंक्लिनेशन तो चेंज हो सकती है, मुझे नहीं आज हो सरकार सकती है, ठीक लग रही हो सकता है, नहीं अभी कल इसको को ना लग रही हो। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये फैक्ट तो यही है ना, ग्राउंड नहीं, पन्ना प्रमुख को ये पता होता है कि मेरे इलाके में फलाने फलाने वोटर हैं, हो सकता है इनका इंक्लिनेशन इस तरफ हो सकता नहीं। जब वो हफ्ते में ट्वाइस ए वीक जाने की बेसिस पे उसकी इतने अच्छे इक्वेशंस होते हैं कि उसको सब कुछ पता होता है, और उसका काम ही होता है कि अगर आप उसके वोटर नहीं हैं तो आपको वोटर बना दे। तो अगर लेट्स से एक एग्जांपल करें बंगाल का, कि बंगाल में बीजेपी जीत तो गई, लेकिन बीजेपी और टीएमसी का वोट शेयर में बहुत फर्क नहीं है, ये चीज़ लोगों को मेरे ख्याल से पता ही होगी। तो अगर ऐसा एक एग्जांपल लें कि भाई बीजेपी के पन्ना प्रमुखों के कहने पर टीएमसी के वोटर के नाम काट दिए गए, तो टीएमसी का वोट शेयर इंटैक्ट नहीं रहता, वो भी घट जाना चाहिए था। इसका मतलब अगर नुकसान हुआ है तो उनको भी हुआ होगा, बीजेपी को भी हुआ होगा, कांग्रेस को भी हुआ होगा। नहीं, इसकी तो कोई डिबेट की कोई इंतहा नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि 10 to 15% डिलीशन हुई थी। 10 to 15% डिलीशन में इतने मार्जिन तो होते नहीं। आप 2,000, 3,000, 5,000 से जीतते हो, 50,000 आपके वोट डिलीट हो गए, तो उससे क्या नतीजा निकालें? क्योंकि इतनी लार्ज स्केल डिलीशंस, क्योंकि यह तो उसकी बिल्कुल कोई फुल प्रूफ गारंटी कि ये सारे डिलीशंस बिल्कुल ही लेजिटिमेट है। तो अब इन डिलीशंस के बाद इसका मतलब बीजेपी कभी नहीं हारनी चाहिए, अगर बीजेपी के नॉन वोटर्स हटा दिए गए। पॉलिटिकल स्पेकुलेशन में जाने का कोई फायदा नहीं। इस किताब में सर आपने एक टीआरपी का भी जिक्र किया है कि टीआरपी स्कैंडल भी हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, टीआरपी स्कैंडल ये था कि मैं जब दूरदर्शन में डीजी था तो मैं ये देखता था कि ये प्राइवेट चैनल जब आई तो इन्होंने सरकार को और दूरदर्शन को चीट करने के लिए एक ऐसा स्कीम बनाई कि टीआरपी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। उस ज़माने में क्या होता था, 2 कंपनियां थी, टाइम एंड इन टाइम।
तो टाइम की रिपोर्ट कुछ दिखाती थी कि इतनी हमारे इस प्रोग्राम की ऑडियंस है, इन टाइम की रिपोर्ट कुछ और दिखाती थी। तो टाइम ने इन टाइम को ख़रीद लिया। तो अब उस पर लोगों ने क्या कहना शुरू किया, एक बड़ी नई टर्म कॉइन की, सिंगल करेंसी। बड़ा अच्छा, हमारे दूरदर्शन के लोग भी सिंगल करेंसी। सिंगल करेंसी इज नथिंग, जैसे वो होता है ना दाऊद इब्राहिम एंड गावली एक हो जाएं तो सिंगल करेंसी, वो तो ख़तरनाक हो गया, क्योंकि जब तक ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे, ये तो जब एक हो गए। तो जो आपको एक्सपोज करता था करने वाली कंपनी, आपने उसी को ख़रीद लिया, अब एक ही डेटा। इन्होंने क्या किया कि जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, 52% मुल्क में उस ज़माने में आपको याद होगा कि एंटीना होता था टीवी का ना, तो टेरेस्ट्रियल चैनल हमारी 52% इंडिया सिर्फ टेरेस्ट्रियल दूरदर्शन देखता था। 52%, 52% कंट्री में 100% हमको देखता था। चलो केबल एंड सैटेलाइट में हमको सिर्फ 2% भी देख रहे हैं, तो लेकिन 100% यहाँ देख रहे हैं, वो भी तो गिनिए। तो टोटल तो 51% हो गया। हमको जो रेवेन्यू मिलता था वो 1.5 और 2% के मुताबिक मिलता था, न कि 51% का। तो और क्या करते थे, वो पीपल मीटर का नाम लिया कि एक सेट टॉप बॉक्स है जो कंप्यूटर आपके टीवी पे लगा दिया, उसमें से 2 तार आपके ट्यूनर पे जाके सोल्डर होते थे, जिससे आपका गारंटी भी चली जाएगी। तो ये सब जब ये करते थे तो मुझे बड़ी चिंता हुई कि यार हमारे सरकारी टैक्स पेयर के मनी से ये चलता है और इसी को लोग चीट कर रहे हैं। मैं बॉम्बे भी गया, वहाँ पे उनसे, मुंबई में उनसे बातचीत की लोगों से, किसी ने बस की परवाह नहीं की। तो बाद में उसी टीआरपी को बॉम्बे में, सॉरी, हमारे लोकसभा में बड़ा उधम मचा, और 2020 में तो उसको बॉम्बे में इस पे पुलिस केस वगैरह भी बना था, बड़ा मशहूर। तो टीआरपी स्कैम तो बहुत पुराना स्कैम है, जिसका मकसद बेसिकली दूरदर्शन को चीट करना था। सर, आपने इतने सरकारों में एज अ ब्यूरोक्रेट भी काम किया, आपका अनुभव क्या रहा और किस सरकार में सबसे ज़्यादा आपको लगता था कि एज अ ब्यूरोक्रेट काम करने की आज़ादी आपने महसूस की? देखिए, बहुत पुरानी बात हो गई, हर किस्म के चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर होते हैं, अपने अपने टेम्पर में होता है। लेकिन एक तो मुझे हरियाणा में तो चौधरी बंसी लाल, टोटली फोकस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी टफ गाय, लोग उनसे खूब डरते थे, और वो एक ज़माने में तो बहुत ही रैश भी थे वो। तो लेकिन जितना एडमिनिस्ट्रेशन और हरियाणा की डेवलपमेंट उन्होंने कराई, वो आसान काम नहीं था। तो लेकिन हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। देवीलाल जी का अपना था, देखने में बड़े ब्राश लगते थे, अंदर से बड़े सॉफ्ट दिल के थे। भजन लाल ने, चौटाला साहब ने अच्छे काम किए, नॉर्मली उनके बारे में कि जी बड़े सख्त हैं ये वगैरह थे, लेकिन बहुत मेहमान नवाज थे उनके। मैंने देखा, कभी उन्होंने अकेले बैठ के खाना नहीं खाया होगा, 10 आदमी ज़रूर होते हैं उनके खाने की टेबल पे। अच्छा। तो हर एक के अपने अपने मिजाज था। कोई नेता था जिससे आपको थोड़ी घबराहट होती थी जब जाना हो? नहीं नहीं कभी नहीं नहीं, नेवर नेवर। जिससे बहुत अच्छे संबंध थे? बहुत अच्छे संबंध मेरे जैसे सुषमा स्वराज से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। वो, शी वॉज वेरी वेरी काइंड टू मी। उनकी सबसे खास बात आपको कुछ याद नहीं, हो? कोई वाकया? बहुत नहीं, उनकी सब बात ये है कि वो मेरी इतने सपोर्ट, एक तो पहले तो मुझे दूरदर्शन में लाई, खुद बीजेपी की थी, बल्कि वो खुद ही बताते थे, वो उनके बीजेपी के कोलीग ने, नेताओं ने उनको क्वेश्चन किया कि सुषमा, तुमको दूरदर्शन डीजी के लिए मुसलमान ही मिला? तो उस पर उन्होंने कहा, अच्छा याकूब मुसलमान है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे यार, वो तुमसे ज़्यादा देशभक्त है वो। तो इतना विश्वास रखती थी। फिर ये कि मेरे हफ्ते में उनसे 1 घंटे की एक मीटिंग होती थी, जो हमने फैसला किया था ताकि मैं उनको सारे अवगत करा दूँ हालात थे। हालांकि प्रसार भारती जब तक ऑफिशियली इंडिपेंडेंट हो गया था, तो जिसमें वो 1 घंटे 50 मिनट तो मुझे बोलने देती थी और 10 मिनट वो बोलती थी। जो ये चीज़ लोगों को नहीं मालूम, वो अच्छी स्पीकर थी, वो तो सबको मालूम है। कितनी अच्छी लिसनर थी, वो मैंने इसमें अपनी इंसिडेंट में लिखा है। लेकिन उसका कभी कभी नुकसान भी हो जाता था कि मैंने अगर 6 महीने पहले उनको कोई फिगर बताई है और अब आज कोई नई दूसरी फिगर बता दी तो पकड़ लेती थी। याकूब, तुमने 6 महीने पहले तो मुझे ये फिगर दी थी। तो उनको याद रहता था। तो इतने गौर से वो, बाय द वे, मोदी जी में भी ये सलाहियत है। मोदी जी, मैंने जो सुना है, बड़े अच्छे लिसनर है। आप मोदी जी से कभी मिले नहीं? नहीं मिला। नहीं मिला। एक दफ़ा सुषमा जी ने, एक दफ़ा वो कहीं किसी शादी में आमने सामने आ रहे थे, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो ये जस्ट नॉट इट, लेकिन मुलाकात नहीं हुई।
अभी मौजूदा सरकार में किसी से आपके अच्छे संबंध हो, दोस्ती यारी कुछ इस तरह? नहीं, मेरे एक तो अरुण जेटली साहब से बहुत अच्छी थी। उनकी तो मेरे ख्याल से सबसे ही थी अच्छी। सब अच्छे नहीं, लेकिन ओरिजिनली वो बड़े हॉस्टाइल थे मेरे मुझसे, क्योंकि वो सुषमा जी से उनकी अच्छी नहीं बनती थी, उनकी इंटरनल पॉलिटिकल होती। लेकिन जब उन्होंने मुझे, माइंड यू, आई वाज वेरी काइंड टू द ऑपोजिशन। आप, मैंने जिक्र किया ना बार बार, मेरे वक्त में कौन ऑपोजिशन थी? बीजेपी। तो बीजेपी तो मैं बेनिफिशियरी थी, है ना। उन्होंने जब मुझको देखा कि मैं कितना फेयर हूँ उनके लिए, तो उन्होंने उसके बाद एकदम वो मेरे इतने सपोर्टर हुए, बल्कि उन्होंने तो मुझे एक दफ़ा ऑलमोस्ट करोड़पति बना दिया था जेटली जी ने। जेटली जी ने, कि मुझे आईपीएल का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया था। वो तो 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और फैसला कुछ और कर दिया, जिसकी वजह से ये रिडंडेंट हो गया। तो इस हद तक उनका गुडविल मेरे लिए हो गई थी। नहीं, लेकिन अच्छा है, देखिए बहुत सारी बातें आज आपसे बात करके पता चली और मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया अब इस किताब को और पढ़ने में। इंडिया एंड आई जो आपने लिखी है किताब, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपकी 100 यादों को या इतनी सारी यादों को पढ़ना। लेकिन आपने एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के हिसाब से जितनी जानकारी दी, मुझे लगता है वो भी दर्शकों के बहुत काम आने वाली है। क्योंकि देखिए, हम रहें ना रहें, देश रहना चाहिए और देश में सच्चाई रहनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश के लिए काम करने वाले लोग रहने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कुरैशी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।